ज्ञान में किए गए निवेश से सबसे अच्छा ब्याज मिलता है, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा था। और इसी सोच के साथ आज हम एक बहुत ही अहम मुद्दे पर बात करेंगे, दल बदल विरोधी कानून। ये टॉपिक ना यूपीएससी मेंस और प्रीलिम्स दोनों के लिए बहुत ज़रूरी है। और वैसे भी एक आम नागरिक के नाते हमें ये पता होना चाहिए। हम इंडियन एक्सप्रेस में जो छपा है उसी के आधार पर इस पर एक आलोचनात्मक चर्चा करेंगे। अभी हाल में ही सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना के पाडी कौशिक रेड्डी मामले में, वो 2025 का मामला है, स्पीकर की भूमिका पर टिप्पणी की। कहा कि दल बदल याचिकाओं पर फैसले में देरी क्यों हो रही है, और 3 महीने की समय सीमा की बात भी की। तो ये मामला फिर से इस कानून से जुड़ी चुनौतियों को सामने ले आया है। तो आज का मकसद है इसे समझना। ये कानून है क्या, क्यों लाया गया, क्या मुश्किलें हैं, और हाँ, क्या सुधार हो सकते हैं। चलिए इसे खोलकर समझते हैं। तो एकदम शुरू से शुरू करते हैं। ये कानून आखिर आया क्यों, इसकी जरूरत क्यों महसूस हुई? वो आया राम गया राम वाला मुहावरा बहुत चलता था ना। हाँ, बिल्कुल। वो 1960-70 का दशक था। राजनीति में काफी अस्थिरता थी। विधायक फटाफट पार्टियां बदल लेते थे। इसी चीज से निपटने के लिए, मतलब राजनीतिक स्थिरता लाने और इस अवसरवादिता को रोकने के लिए 1985 में 52वां संविधान संशोधन किया गया और संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। यही है दल बदल विरोधी कानून। अच्छा, तो इसका मुख्य उद्देश्य था निष्ठा को बढ़ावा देना। हाँ, निष्ठा और स्थिरता। ये कानून संसद और राज्यों की विधानसभाओं दोनों के सदस्यों पर लागू होता है। इसके तहत ना किसी सदस्य को अयोग्य ठहराने के कुछ साफ आधार हैं। पहला तो ये कि अगर कोई सदस्य अपनी मर्जी से, स्वेच्छा से पार्टी की सदस्यता छोड़ दे, मतलब इस्तीफा दे दे। जरूरी नहीं कि औपचारिक इस्तीफा ही हो। अगर सदस्य का आचरण, उसका बर्ताव ऐसा है जिससे लगे कि उसने पार्टी छोड़ दी है, तो भी काफी है। अच्छा। दूसरा आधार है अगर सदस्य पार्टी व्हिप के खिलाफ वोट करे, मतलब पार्टी ने कहा हाँ मैं वोट करना है और सदस्य ना में कर दे या वोटिंग से ही गायब रहे। ठीक है। तीसरा, अगर कोई निर्दलीय सदस्य जीतने के बाद किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाए। और चौथा, अगर कोई मनोनीत सदस्य है तो शपथ लेने के 6 महीने बीत जाने के बाद अगर वो किसी पार्टी में शामिल होता है तो वो भी अयोग्य हो सकता है। तो ये तो हुई अयोग्यता की शर्तें, लेकिन क्या इससे बचने के भी रास्ते हैं, मतलब अपवाद? हाँ, अपवाद भी रखे गए हैं। जैसे एक बड़ा अपवाद है विलय का। अगर किसी पार्टी के कम से कम 2/3 सदस्य, याद रखिए 2/3, वो मिलकर किसी दूसरी पार्टी में विलय का फैसला करते हैं तो उन सदस्यों पर यह कानून लागू नहीं होता, उन्हें अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा। 2/3, ये तो काफी बड़ा नंबर है। हाँ, पहले ये 1/3 था, लेकिन बाद में इसे बदला गया। एक और अपवाद है स्पीकर या चेयरमैन जैसे पीठासीन अधिकारियों के लिए। वो पद की निष्पक्षता बनाए रखने के लिए अपनी पार्टी से इस्तीफा दे सकते हैं और बाद में चाहें तो पद छोड़ने के बाद वापस पार्टी में आ सकते हैं। उन पर दल बदल कानून लागू नहीं होगा। ये महत्वपूर्ण है। और वो संशोधन का जिक्र कर रहे थे आप? को और मजबूत किया। एक तो वो जो पहले 1/3 सदस्यों के पार्टी छोड़ने पर दल बदल नहीं माना जाता था, वो विभाजन वाला प्रावधान खत्म कर दिया और विलय के लिए 2/3 सदस्यों की सहमति को अनिवार्य बना दिया। साथ ही ये भी जोड़ा कि अगर कोई सदस्य दल बदल के कारण अयोग्य होता है तो वो तब तक मंत्री या कोई लाभ का पद नहीं ले सकता जब तक वो दोबारा चुनाव जीतकर ना आ जाए। अच्छा, ये तो मतलब काफी सख्त बनाने की कोशिश हुई, लेकिन फिर भी इसकी आलोचना क्यों होती है? कहां पर पेच है? आलोचना के कई बिंदु हैं। सबसे पहली और शायद सबसे अहम बात ये उठती है कि ये कानून कहीं ना कहीं विधायक की अपनी आवाज, उसकी असहमति के अधिकार को दबाता है। मतलब ये कि विधायक को हमेशा पार्टी लाइन पर ही चलना पड़ता है। क्या वो अपने विवेक से या अपने क्षेत्र के लोगों की आवाज बनकर वोट नहीं कर सकता अगर वो पार्टी लाइन से अलग हो? हाँ, ये तो एक बड़ा सवाल है लोकतंत्र में। बिल्कुल। दूसरी बड़ी आलोचना स्पीकर की भूमिका को लेकर है। फैसले लेने का अधिकार स्पीकर को है और अक्सर स्पीकर सत्ताधारी पार्टी का होता है, तो उनके फैसलों में निष्पक्षता पर सवाल उठते हैं। और देरी, फैसलों में बहुत देरी होती है। हाँ, जैसे हमने शुरू में पाडी कौशिक रेड्डी केस का जिक्र किया। सही कहा। कानून में कोई तय समय सीमा नहीं है कि स्पीकर को कितने दिन में फैसला लेना है। ये एक बहुत बड़ी कमी है। फिर वो जो विलय वाला अपवाद है, 2/3 सदस्यों वाला, हाँ, उस पर भी ये कहा जाता है कि कहीं ये बड़े पैमाने पर खरीद फरोख्त, जिसे हॉर्स ट्रेडिंग कहते हैं, उसको बढ़ावा तो नहीं देता। मतलब 2/3 विधायक एक साथ मिल जाएं तो सब ठीक है। ये भी एक पहलू है। और एक बात और,
पार्टी व्हिप कब जारी होगा, कैसे जारी होगा, इस पूरी प्रक्रिया में और पारदर्शिता की जरूरत है, ऐसा माना जाता है। तो ये सब चुनौतियां हैं। अब इन पर सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख रहा है? कोर्ट ने क्या कहा है इन मुद्दों पर? सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर इस कानून की व्याख्या की है। जैसे किहोतो होलोहन केस 1992 में कोर्ट ने साफ किया कि स्पीकर का फैसला न्यायिक समीक्षा के दायरे में आता है। हाँ, समीक्षा का दायरा सीमित है, लेकिन है। मतलब कोर्ट देख सकता है कि फैसला सही प्रक्रिया से हुआ या नहीं। बिल्कुल। फिर रवि एस नाइक केस 1994 में कोर्ट ने कहा कि स्पीकर को निष्पक्ष रहना चाहिए और ये भी स्पष्ट किया कि स्वेच्छा से सदस्यता छोड़ना मानने के लिए औपचारिक इस्तीफे की जरूरत नहीं, सदस्य का आचरण ही काफी है। अच्छा। और हाल के वर्षों में जैसे किशम मेघचंद्र सिंह केस 2020, कोर्ट ने फैसले में देरी पर चिंता जताई। कहा कि 3 महीने में फैसला हो जाना चाहिए। कोर्ट ने तो यहां तक सुझाव दिया कि क्यों न एक स्वतंत्र ट्रिब्यूनल बनाया जाए जो इन मामलों को देखे, स्पीकर की बजाय। हाँ, ये एक बड़ा सुझाव था। और जैसा हमने पहले कहा, पाडी कौशिक रेड्डी 2025 मामले में कोर्ट ने फिर से संसद से आग्रह किया कि स्पीकर की शक्तियों की समीक्षा करें और कोई समयबद्ध निष्पक्ष तरीका निकाले। तो मतलब कोर्ट लगातार सुधार की तरफ इशारा कर रहा है। तो इन सब दिक्कतों को देखते हुए सुधार के लिए और क्या सुझाव दिए जाते हैं, क्या रास्ते हो सकते हैं? कई सुझाव हैं जिन पर चर्चा होती है। एक है कि कानून का दायरा थोड़ा सीमित कर दिया जाए। मतलब इसे सिर्फ उन्हीं वोटों पर लागू किया जाए जो सरकार के बने रहने या गिरने के लिए जरूरी हैं, जैसे विश्वास मत, अविश्वास प्रस्ताव या शायद बजट। बाकी मामलों में विधायक अपनी मर्जी से वोट कर सकें, ताकि असहमति की गुंजाइश बनी रहे। हाँ। दूसरा सुझाव है कि फैसला करने की शक्ति स्पीकर से लेकर किसी और को दे दी जाए, जैसे चुनाव आयोग को, जैसा कि दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग ने कहा था, या फिर राष्ट्रपति या राज्यपाल को स्पीकर की सलाह पर, ताकि निष्पक्षता बढ़े। बिल्कुल। तीसरा, और ये बहुत जरूरी है, फैसले के लिए एक तय समय सीमा कानून में ही लिख दी जाए, 3 महीने या जो भी उचित लगे। चौथा सुझाव है कि पार्टियों के अंदर ही लोकतंत्र को मजबूत किया जाए। ये बात 17वीं विधि आयोग रिपोर्ट में भी कही गई थी। हाँ, ताकि विप वगैरह थोपावा ना लगे। सही। और पारदर्शिता बढ़ाई जाए, विप जारी करने की प्रक्रिया साफ हो, कानून का पालन सख्ती से हो। दिनेश गोस्वामी समिति और विधि आयोग की रिपोर्ट्स में भी ये बातें हैं। तो मतलब कई स्तरों पर काम करने की जरूरत है। तो कुल मिलाकर देखें तो ये पूरा मुद्दा एक संतुलन बनाने का है। एक तरफ पार्टी अनुशासन और राजनीतिक स्थिरता है, दूसरी तरफ विधायक की स्वतंत्रता और अपने क्षेत्र के प्रति उसकी जवाबदेही। बिल्कुल सही कहा आपने। ये एक बहुत ही नाजुक संतुलन है। और यहीं पर शायद सोचने वाली बात यह है, जो हम अपने सुनने वालों के लिए छोड़ सकते हैं, कि आखिर ये संतुलन कैसे बने, कैसे ये कानून पार्टी निष्ठा को बनाए रखे, अनैतिक दलबदल को रोके, लेकिन साथ ही विधायकों को ये आज़ादी भी दे कि वो बिना किसी डर के अपने मतदाताओं का सही मायने में प्रतिनिधित्व कर सकें। ये वाकई एक बड़ा सवाल है। इस पूरी चर्चा पर आपकी क्या राय है? आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या ऐसे ही महत्वपूर्ण विषयों पर गहराई से जानकारी चाहते हैं, तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।